बक्सर का युद्ध क्यों लड़ा गया था? क्या कारण थे? उसके क्या परिणाम हुए? बंगाल जो एक समय पूरे भारत में सबसे समृद्ध राज्य हुआ करता था, किस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चला गया? किस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पे 200 साल राज किया और अंग्रेजों की प्रशासनिक रुचि का पूर्णतः स्पष्ट हो जाना, ये सब जानने वाले हैं आज हम इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुदिता एंड वेलकम ऑन माय चैनल मुदिता आईएएस वॉरियर्स। आज हम चलते हैं आधुनिक भारत के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना की ओर, उस युद्ध की ओर जिसने यह निर्धारित कर दिया कि भारत में अंग्रेजों की प्रशासनिक रुचि है और वो भारत में केवल व्यापार नहीं, प्रशासन करना चाहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम अपने वीडियो को। बक्सर का युद्ध पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि बंगाल की क्या स्थिति थी। जहां मैंने आपको पढ़ाया था कि 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, जिसमें सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था, उसका सेनापति मीर जाफर जाके मिल जाता है अंग्रेजों से, और युद्ध में बहुत सारी सेना भाग नहीं लेती, जिसके कारण बंगाल के नवाब की हार होती है और वो भाग जाता है। मीर जाफर ने अंग्रेजों का साथ इसलिए दिया था क्योंकि अंग्रेजी सेना ने कहा था कि हम तुम्हें बंगाल का नवाब बना देंगे। फिर कहानी शुरू होती है वहां से। मीर जाफर जो होता है, अब क्लाइव उसको उस समय जो अंग्रेजों का यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नेतृत्व कर रहे थे, उनके साइड से वो क्लाइव थे। तो क्लाइव क्या करते हैं, मीर जाफर को बना देते हैं बंगाल का नवाब। और इसके बदले उनने क्यों बनाया था? क्योंकि सिराजुद्दौला के विरुद्ध अंग्रेजों की सहायता की थी और इसी की वजह से अंग्रेज जीत पाए थे। क्योंकि प्लासी का युद्ध आप देखेंगे पूरा षड्यंत्र था, उसके सारे भाई चचेरे मौसी सब लोग उसके विरुद्ध हो जाते हैं सिराज के, जिसके कारण वो हार जाता है। अब क्या होता है कि मीर जाफर को केवल नवाब बना दिया जाता है, लेकिन इसके बदले इसको बड़ी रकम चुकानी पड़ती है। इसके बदले इसको क्या करना पड़ता है, मीर जाफर ने इसके बदले बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अंग्रेजों को मुफ्त व्यापार की अनुमति दे दी कि भाई आप बंगाल, बिहार, उड़ीसा में कोई भी जो बिजनेस करेंगे यानी कंपनी का जो व्यापार होगा उस पर आपको कोई भी कर नहीं देना, यानी चुंगी नहीं देना। चुंगी कहा जाता है टैक्स को। इसके अलावा कलकत्ता में उसने 24 परगना जमीन, परगना मतलब नापने का मेजरमेंट है, जमीन भी क्या कर दी, ब्रिटिश कंपनी को दे दी, यानी ये कंपनी के क्षेत्र में चली गई। ये तो चीज़ें थी जो सबको बताई गई। इसके अलावा उसने क्या किया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे उनको निजी व्यापार की भी अनुमति दे दी कि अगर आप पर्सनल बिजनेस करते हैं, पर्सनल व्यापार करते हैं, तो उसमें भी आपको कर मुक्ति यानी बिना कर के करेंगे। ये सब तो उसने किया ही, साथ ही उसने 17,50,000 रुपए ये दिए कंपनी को एज अ हर्जाना कि मैंने जो कंपनी का नुकसान हुआ। ये अंग्रेज बहुत चालाक थे, पहले खुद युद्ध लड़ते थे, उसके बाद फिर खुद भारत के नवाब से जो युद्ध का हर्जाना होता था वो भी वसूल कर लेते थे। इसके बाद ये मीर जाफर बन गया। अब इसके सामने कुछ चुनौतियां खड़ी हो गई। नवाब तो बन गया, वो हम देखेंगे क्या चुनौतियां थी। सबसे पहले तो मिदनापुर और पूर्णिया के जो जमींदार थे उनने ये मानने से इनकार कर दिया कि ये हमारा नवाब है। उसको नवाब स्वीकार करने से, पूर्णिया वो जगह थी जहाँ पे सिराज की एक बहन थी, जहाँ से, तो वहाँ के जमींदारों ने और मिदनापुर के जो जमींदार थे बड़े बड़े, उन्होंने इसको नवाब माना ही नहीं, क्योंकि ये सिराज का क्या था, सेनापति था। इसके बाद क्या हुआ, अपने कुछ अधिकार, इसके अलावा इसको अपने जो कुछ सैनिक थे या मतलब कुछ खास मंत्री थे उनकी वफादारी पे सख्त था, जैसे दुर्लभ राय सिराजुद्दौला के साथ भी बेईमानी किया था, लेकिन ये भी चला जाता है अंग्रेजों के पास। इसलिए अब ये मीर जाफर इसका कुछ कर भी नहीं सकते थे और ये बेईमानी भी कर सकता था, इसलिए उसको संदेह था। इसके अलावा जो मुगल बादशाह थे शाह आलम द्वितीय, मुगल बादशाह भी वो अब धीरे धीरे बंगाल पे आना चाहते थे, मतलब बंगाल की गद्दी चाहते थे। और इसके अलावा क्या था कि अंग्रेजों को भी ये लगने लगा था कि जो डच कंपनी है, आपको पता होगा कि केवल ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो अंग्रेजों की नहीं थी, इसके अलावा फ्रांसीसियों की भी थी, डच की भी थी, पुर्तगाली सब आए थे, तो सबकी अपनी अपनी कंपनी थी। तो जो डच थे, इसको ये लगने लगा कि कहीं मीर जाफर जो है वो डच के साथ ना मिल जाए, मतलब अगर डच को भी व्यापार की सुविधा देता है वो, तो कहीं हमारे ये सुविधाएं कम ना कर दे। तो ये हो गई थी चुनौतियां खड़ी मीर जाफर के सामने, इसलिए अंग्रेज भी अब इस पे ज़्यादा भरोसा नहीं कर रहे थे। साथ में एक और बड़ी घटना होती है कि क्या होता है कि मीर जाफर का पुत्र मिरान, उसकी हो जाती है मृत्यु, और जैसे ही मृत्यु होती है वैसे ही आवाज़ खड़ी हो जाती है कि अब उत्तराधिकारी कौन बनेगा। मतलब जो राजा का बेटा होता था, नवाब का, वो बनता था उत्तराधिकारी, लेकिन जब उसका बेटे की मृत्यु हो जाती है तो ये एक और बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती है। तब क्या होता है कि उसका जो पोता होता है, एक तरफ होता है उसका पोता और एक तरफ होता है उसका दामाद,
यानी एक तरफ मीरान का बेटा और एक तरफ होता है मीर कासिम। जो मीर कासिम होता है वो मीर जफ़र का दामाद होता है, बेटी का पति होता है। इन दोनों के बीच लड़ाई होती है कि कौन बनेगा, और जो मीर कासिम होता है इसका सहयोग करते हैं वंशी टाट, मतलब कलकत्ता के गवर्नर होते हैं। वो बोलते हैं मीर कासिम को कि हम तुम्हारा, दोनों आपस में संधि कर लेते हैं कि अब मैं तुम्हें नवाब बना दूंगा, ठीक है, उसके बदले तुम्हें कुछ रकम अदा करनी पड़ेगी। और मीर कासिम मान जाता है और मीर कासिम को बना दिया जाता है नवाब। अब मीर कासिम क्या क्या काम करता है वो देखते हैं। मीर कासिम बन जाता है बंगाल का नवाब। अब जो मीर कासिम है, इसको नवाब बनने के लिए अब इसको अब चुकानी पड़ती है रकम। बेंसी टाट जो वहाँ के गवर्नर थे, उनको इसने दिए 5 लाख रुपए, हॉलवेल को 2,70,000 और कर्नल कैलेट को 4 लाख रुपए उपहार के स्वरूप दिए। उपहार या आप जो समझ लें जिसकी वजह से इसको बनाया गया था, ठीक है। इतना तो ये करता है बनने के लिए, लेकिन जो मीर कासिम था बहुत ही प्रतिभाशाली था। मतलब अगर आप देखेंगे बंगाल के नवाब में तो अली वर्दी खां के बाद जो सूबेदार था, उसके बाद अगर कोई आता है तो मीर कासिम एक मतलब प्रतिभाशाली और बुद्धिमान आता है। इससे पहले अगर आप देखेंगे मीर जाफर तो वो तो पूरी तरह हार ही जाता है। 57 से 60 तक ये बनता है 1760 में, और लगभग 1763 3 साल के लिए रहता है, लेकिन ये थोड़ा बुद्धिमान होता है। और सिराजुद्दौला था वो भी बुद्धिमान नहीं था, लेकिन ये कुछ फैसले करता है। ये क्या करता है कि सबसे पहले क्या करता है, अपनी जो राजधानी है उसको शिफ्ट करता है। अपनी राजधानी को ये बना लेता है मुर्शिदाबाद से मुंगेर। मुंगेर ये इसलिए बनाता है ताकि अंग्रेजों से एक निश्चित दूरी रखी जा सके कि अंग्रेज यहाँ है और मैं यहाँ ना होकर यहाँ चला जाऊँ, जिससे अगर मैं कोई काम करूँ तो अंग्रेजों को सीधे पता ना चले। तो सबसे पहले तो अपनी राजधानी बनाता है अलग जगह, मुंगेर शिफ्ट करता है। उसके बाद क्या करता है, अंग्रेजों से जो चुंगी यानी टैक्स वसूला जाता था उसको ये जो वंशी टाट थे वो और उसके साथ मिलकर एक समझौता करता है कि जो हम टैक्स लेते हैं कंपनी से उसको 9% रखा जाएगा, और वो भी मान जाते हैं और ये भी मान जाता है, ये फैसला लेता है। लेकिन जब ये बात पहुंचती है कलकत्ता काउंसिल के पास, यानी कि पूरी कमेटी के पास, तो वो लोग बिल्कुल नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि वो तो व्यापार करना, भारत में मुफ्त व्यापार करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे। उनने शुरू यही किया था कि वो बार बार जब अंग्रेज आते थे तो मुगलों को एक बार कोई गिफ्ट भेज देते थे उपहार, और उसके बाद फिर पूरे टाइम मुफ्त व्यापार करते थे, मतलब बिना टैक्स के। तो अब उन्हें अगर 9% चुंगी देनी पड़े तो ये तो बिल्कुल उन्हें अपना अपमान समझा कि भाई हमने तुमको नवाब बना दिया, तुम हमसे टैक्स वसूलोगे। तो उनने बिल्कुल ही नकार दिया। तो इसने, जो कासिम था ये बुद्धिमान था, इसने क्या किया, भारतीयों को भी मुफ्त व्यापार करने की अनुमति दे दी कि जो भारत के लोग हैं आप भी मुफ्त व्यापार करिए। अब इससे जो अंग्रेज है वो बहुत ही ज़्यादा चिढ़ जाते हैं, पूरी काउंसिल बहुत चिढ़ जाती है, और अब वो सोचते हैं कि इसको हटा दिया जाए या मार दिया जाए। तो इसके साथ युद्ध करना शुरू करते हैं। तो 3 बार इसके युद्ध होते हैं। एक होता है 9 जुलाई 1763 को, ये होता है बंदेवान में। इसके बाद होता है अगस्त में, 2 अगस्त को फिर होता है मुर्शिदाबाद में। फिर 4-5 सितंबर को होता है राजकमल में। मतलब 3-4 बार युद्ध होता है, और जो मीर कासिम है ये पूरी तरीके से क्या होता है, हार जाता है। जब ये हार जाता है तो ये भागता है अपनी जान बचाकर मुर्शिदाबाद और उसके बाद पटना। इसके बाद ये जाकर फिर रणनीति बनाता है कि किस तरीके से मैं अपने बंगाल को, मतलब ये पूरा क्षेत्र है, मैंने आपको पहले भी बताया, जो बिहार, उड़ीसा और बंगाल पूरे को मिलाकर बंगाल कहा जाता था, जिसमें आज के टाइम जो बांग्लादेश बन गया है, आप देखते हैं भारत के शेप का, वो बांग्लादेश भी बंगाल में आता था। और आज के टाइम में देखेंगे तो बिहार भी 2 भाग में, झारखंड और बिहार, ये पूरा एरिया कवर करके बनता था बंगाल। तो क्या होता है कि ये अपने बंगाल को वापस करने के लिए जाता है भाग के अवध, और बंगाल कहते हैं उत्तर प्रदेश का है जो अवध एरिया है यूपी का, जिसको आप अयोध्या भी जानते हैं, उसे अवध कहते थे। वहाँ के नवाब होते हैं सुजाउद्दौला और मुगल शासक था शाह आलम द्वितीय। एक त्रिगुट संधि करते हैं, 1 2 3, सबकी अपना पर्सनल बेनिफिट था। बंगाल का नवाब था मीर कासिम, वो चाहता था उसको अपना ये वापस मिल जाए, अपना बंगाल वापस मिल जाए। अवध जो था, अवध का सुजाउद्दौला, वो इसलिए करता है कि उसको अपना लाभ मिले, वो कंपनी से बदला ले सके। और जो मुगल शासक था वो ये सोच रहा था
कि जो जितने भी बंगाल पे सूबेदार या नवाब राज करते हैं वो हमारी बदौलत करते हैं, तो एक तरह से ये हमारा राज होगा। तो ये सब अपनी अपनी व्यक्तिगत लाभ से एक संधि करते हैं और सब मिलके अपनी सेना तैयार करते हैं और फिर आते हैं युद्ध के लिए, जहां आप देखेंगे कि प्लासी का युद्ध पूरा षड्यंत्र में हुआ था। मतलब प्लासी के युद्ध में कोई भी ये नहीं कह सकता कि आमने सामने की लड़ाई थी, क्योंकि आधी से ज़्यादा सेना ने भाग नहीं लिया था, पूरा षड्यंत्र था। लेकिन यहाँ पे सामने सामने की लड़ाई होती है, ये तीनों की सेना मिलकर एक जगह इकट्ठा होती है युद्ध के लिए, और उधर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो इसके बाद होता है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को होता है। बक्सर का युद्ध जहां एक तरफ होती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका नेतृत्व करते हैं हेक्टर मुनरो। जहां आपने देखा था कि प्लासी के युद्ध में क्लाइव करते हैं, वहीं यहाँ पे कौन करते हैं, हेक्टर मुनरो। और दूसरी तरफ होता है बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल शासक का शाह आलम द्वितीय। मुगल शासक पूरा खत्म हो चुका था। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मुगल शासक की सत्ता पूरी तरीके से ये आखिरी होता है जो समाप्त हो जाती है धीरे धीरे करके। तो ये तीनों मिलकर जब लड़ते हैं, लेकिन जो ये मीर कासिम का पूरा त्रिगुट था ये हार जाता है और पराजित हो जाता है, और अब जो अंग्रेज हैं ये जीत जाते हैं। और इसमें वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं कि हम अगर आमने सामने की लड़ाई लड़े तो भी हम जीत सकते हैं। और अंग्रेजों में इतना उत्साह क्यों था, क्योंकि वो एक तरफ भारत के नवाब से और राजाओं से लड़ रहे थे, दूसरी ओर वो अपना व्यापार और अपना स्थापित करने के लिए वो फ्रांसीसियों से, डच कंपनियों से लड़ रहे थे। फ्रांस का वांडीवास का युद्ध और अलग अलग युद्ध में वो जीते थे, इसलिए उनमें उत्साह बढ़ गया था। तो अब यहाँ पे हार जाता है ये। जब ये हार जाता है तो यहाँ पे एक रणनीति बनाई जाती है। ये बनाते हैं कि अब हम क्या करेंगे, बंगाल में नवाब सूबेदार रखेंगे, और वो नवाब सूबेदार कौन नियुक्त करेगा, कंपनी ही नियुक्त करेगी नवाब सूबेदार को, जिसका और यहाँ पे लागू किया जाता है 1765 में द्वैध शासन बंगाल में। ठीक है, और ये लोग नियुक्त करते हैं नवाब सूबेदार किसे, मोहम्मद रज़ा खां को, जो पहला और अंतिम सूबेदार होता है नवाब सूबेदार, जो कंपनी के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और यहाँ पे बनाई जाती है द्वैध शासन। आपने बहुत बार पढ़ा होगा द्वैध शासन, ठीक है, हेक्टर मुनरो का। तो द्वैध शासन में ये क्या करते हैं कि एक तरफ जो कंपनी होगी, अब कंपनी को क्या मिल गया कि जो बंगाल बिहार उड़ीसा से मुक्त व्यापार का तो मिल ही गया, साथ साथ उनको कर यानी जो टैक्स इकट्ठा करने की भी अनुमति मिल गई कि यहाँ से पूरा जो कर कलेक्शन का काम होगा वो कौन करेगा, वो कंपनी करेगी। साथ ही साथ जो जितने भी तरह के पैसों से जुड़े काम होंगे वो सब करेगी कंपनी, लेकिन जो नवाब के दायित्व होंगे वो कौन संभालेगा, वो संभालेगा जिसको ये नवाब सूबेदार बनाएंगे, यानी जो जनता के लिए कार्य करने होंगे। इस तरीके से इन्होंने क्या कर दिया कि पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में ले लिया, मतलब अपने ही बंदे को बिठा दिया सूबेदार की गद्दी पे, और उसको वही काम करेगा जो ये बोलेंगे, और साथ में सारा पैसों का और टैक्स कलेक्शन का किसके हाथ में ले लिया, अपने हाथ में। और बंगाल आपको पहले से ही पता है कि सबसे समृद्ध राज्य था भारत का, क्योंकि सबसे ज़्यादा व्यापार हम बंगाल से करते थे, मसालों का, सूती कपड़े का, यूरोप में। तो इसके बाद क्या होता है कि ये एक रणनीति तैयार करते हैं, यहाँ पे ये कासिम को हटा के अपना बिठा देते हैं। इसके बाद क्या होता है कि साथ में भाग लिया था मुगल के शाह आलम द्वितीय और अवध के सुजाउद्दौला ने, तो ये किसी को भी छोड़ते नहीं थे अंग्रेज। जिसने भी भाग लिया है उससे हर्जाना वसूल करते थे या उनके साथ संधि करते थे। संधि का मतलब ये होता था कि हम आप पे आक्रमण अब नहीं करेंगे, ठीक है, हमसे संधि कर लीजिए। उसके बदले उनसे कुछ पैसे ले लेते थे, चीज़ें कलेक्ट कर लेते थे, और कुछ समय बाद अगर वो विरोध करते तो फिर से युद्ध करते थे, और फिर से या तो मार के पूरी तरीके से कब्जा कर लेते थे या फिर से हर्जाना लेते थे। ठीक है, तो बार बार ये इनकी रणनीति थी कि भारत को कमज़ोर करने की। तो इसके बाद होती है इलाहाबाद की संधि। अब देखते हैं कि इलाहाबाद की संधि में क्या होता है। इलाहाबाद की संधि होती है ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, और एक तरफ होते हैं शाह आलम द्वितीय यानी कि जो मुगल शासक थे, यानी मुगलों की तरफ से युद्ध में भाग लिया था, और एक तरफ होते हैं अवध के शासक सुजाउद्दौला। इन दोनों के साथ अलग अलग संधि होती है। शाह आलम द्वितीय के साथ 12 अगस्त 1765 को होती है, और सुजाउद्दौला के साथ 16 अगस्त 1765 को होती है। पहले हम देखते हैं कि मुगल के साथ उनकी क्या संधि होती है। मुगल के साथ वो कहते हैं कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को दे दी गई। मैंने पहले ही आपको बताया कि जो पूरा बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये बांग्लादेश वाला पूरा एरिया है, यहाँ पे जो टैक्स कलेक्शन है यानी कर इकट्ठा करने का, ये सारा दे दिया जाता है कंपनी को, ठीक है, हर्जाने के तौर पे। और साथ में कंपनी को पूरा यहाँ पे
टैक्स भी कलेक्ट करेंगे और मुफ्त व्यापार भी करेंगे, टैक्स फ्री व्यापार भी करेंगे, मतलब पूरा इन्हीं का राज हो गया। उसके बाद इलाहाबाद और कड़ा क्षेत्र क्या करते हैं कि जो अवध है यानी यूपी है, यूपी से दो क्षेत्र इलाहाबाद का और कड़ा क्षेत्र उठा के ये लोग मुगलों को दे देते हैं। आप समझ रहे हैं, किसी और के मतलब किसी और के देश में आकर किसी और नवाब का क्षेत्र उठा के किसी और को ये तोहफे में दे रहे हैं, ठीक है, और बोल रहे हैं कि हमने दिया। इलाहाबाद का क्षेत्र और कड़ा क्षेत्र ये अवध का था, अवध के नवाब को उठा के ये मुगल को दे देते हैं और बोलते हैं कि तुमने युद्ध में भाग लिया था, इसकी ये क्षतिपूर्ति है। तीसरी बात क्या होता है कि 26 लाख पेंशन मुगलों को सालाना दी जाएगी, ये तय होती है, ये पूरा होता है मुगलों के साथ। इसके बाद देते हैं कि अवध के साथ क्या होता है। अवध के साथ ये संधि करते हैं कि अवध से बोलते हैं कि 50 लाख रुपए तुम दोगे क्षतिपूर्ति रूप में, क्योंकि तुमने युद्ध में भाग लिया था इसलिए हमारा जो नुकसान हुआ उसके लिए तुम 50 लाख रुपए दोगे। कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र इनका उठाकर किसको दे देते हैं, मैंने पहले ही बताया, ये दे देते हैं मुगलों को। इसके साथ ये भी बोलते हैं कि जो अंग्रेजी सेना हमारी अगर यूपी में अवध में रहेगी तो उसका खर्च ये सारा कौन उठाएगा, यहाँ का नवाब उठाएगा। और ये लोग यहाँ पे भी अवध में भी टैक्स फ्री यानी मुफ्त मतलब मुक्त व्यापार, कर मुक्त व्यापार करेंगे। इस तरीके की संधि होती है अंग्रेजों, शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला के बीच, जिसको आप इस तरीके से भी जानते हैं इलाहाबाद की संधि प्रथम और इलाहाबाद की संधि द्वितीय। तो इस तरीके से हमने देखा कि बक्सर का युद्ध किस तरीके से ये निर्धारित करता है कि अंग्रेज यहाँ केवल व्यापार करने नहीं बल्कि अब यहाँ पे वो शासन करना चाहते हैं और धीरे धीरे शासन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से ये आगे बढ़ते हुए दक्षिण में जाते हैं और हैदर अली टीपू सुल्तान के साथ अलग अलग युद्ध होते हैं, मराठा क्षेत्र में जाते हैं, अलग अलग युद्ध होते हैं, उनकी पूरी श्रृंखला हम देखेंगे। और किस तरीके से देखेंगे कि फिर 100 साल बाद 1857 का विद्रोह होता है और पूरी रणनीति को हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत के इतिहास में। अगर आपको ये श्रृंखला अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को पहुंचा सकें और सबकी मदद कर सकें। देखने के लिए धन्यवाद।